जरूरी नहीं रोशनी दीपक से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। और ऐसी ही शिक्षा की रोशनी हमें देखने को मिलेगी अब इंदौर शहर में इंदौर गुरुकुल के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनीषा काग और आप देख रहे हैं खबर 7C के साथ शिक्षा से जुड़ा ये खास कार्यक्रम। अभी हमारे साथ मौजूद है संजीव वैद्य जी, जो शिक्षा जगत में एक नामी हस्ती हैं। नमस्कार जी। सर, आप बताइए कि आप शिक्षा जगत में कैसे आए और आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। देखिए, क्या नाम बताया आपने? मनीषा। मनीषा जी, मुझे 20 साल हो गए हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए टीच करते हुए। एज ए फैकल्टी मैं 1998 में इस फील्ड में मैंने प्रवेश किया था एक निजी संस्थान के साथ, और लगभग 21 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और दरअसल शिक्षा में आने के पीछे मेरी कहानी ये थी कि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मन मुताबिक पद नहीं मिला। ऐसा नहीं कि रिजेक्ट हो गया, मन मुताबिक पद नहीं मिला। तो एक संकल्प था कि किंग नहीं बन पाया तो किंग मेकर बन जाएं। तो बस यही उद्देश्य था कि विद्यार्थियों के बीच में से अच्छे विद्यार्थियों को छांटना, उनको तराशना और उनको प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना। यही मेरे जीवन का सदैव लक्ष्य रहा। जी। सर, आप एमपीपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, यूपीएससी और एमपीपीएससी के बारे में आपको बताऊं, मैं एमपीपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती होती है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से प्रथम श्रेणी के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती होती है। यूपीएससी के दरअसल कई सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं उसको सिविल सर्विसेज बोलते हैं, नहीं तो एक सेगमेंट हमारा डिफेंस सर्विसेज का भी होता है। एनडीओ सीडीएस के माध्यम से इंडियन आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और ऐसी लगभग तमाम 28-29 एलाइड सर्विसेज हैं जिनके लिए भर्ती होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 प्रशासनिक सेवाएं अखिल भारतीय हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एग्जाम अलग होती है, लेकिन बाकी सेगमेंट के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होती है जिसको सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। और यह एग्जाम 3 फेज में होती है। पहला फेज, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, एक तरीके का स्क्रीनिंग होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एक पेपर सीसेट का होता है और एक पेपर जीएस का होता है। जब व्यक्ति इसमें पास हो जाता है या मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो फिर उसको मुख्य परीक्षा के लिए ट्राई करना पड़ता है। मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, जीएस के पेपर होते हैं, निबंध का पेपर होता है, व्याकरण का पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को पास करने के बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबरों को मिला करके हमारी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, और मेरिट में आपके जैसे नंबर हैं उसके हिसाब से फिर आपको आपकी सर्विसेज और कैडर अलॉट किया जाता है। और जहाँ तक बात है स्टेट सर्विसेज की, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसको हम शॉर्टली एमपीपीएससी बोलते हैं, और संयोग से इसका मुख्यालय इंदौर में ही है। एमपीपीएससी के माध्यम से मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती होती है। द्वितीय श्रेणी से तात्पर्य उप जिलाध्यक्ष, जिसको हम डिप्टी कलेक्टर बोल सकते हैं, डीएसपी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ऐसे द्वितीय श्रेणी के बहुत सारे पद हैं। तृतीय श्रेणी में नायब तहसीलदार, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, ऐसे तमाम तृतीय श्रेणी के पद हैं। और कमोबस एग्जाम पैटर्न हमारा सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा बस अलग है। एमपीपीएससी भी 3 फेज में एग्जाम होती है। पहला फेज उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, जनरल स्टडीज का, और एक पेपर होता है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको भी ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर का होता है। इसमें पास होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए हमें क्वालिफाइड करना पड़ता है। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अब यहाँ पर यूपीएससी में और एमपीपीएससी में आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट भी होता है, एमपीपीएससी में सब्जेक्ट समाप्त हो चुके हैं। 4 पेपर तो आपके जीएस के होते हैं, चौथा पेपर जो है उसका इथिक्स का होता है, फिर एक पेपर आपका हिंदी ग्रामर का होता है। चूँकि हम हिंदी भाषी राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारी हिंदी स्वाभाविक तौर पर बेहतरीन होना चाहिए, और एक पेपर आपका निबंध का होता है। तो मुख्य परीक्षा को जब हम क्वालिफाइड कर लेते हैं, क्वालिफाइड करने का तात्पर्य है कि मेरिट में अगर हम स्थान हासिल कर लेते हैं तो फिर आपका साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के अंकों को मिला करके आपका मेरिट तैयार होती है। और मेरिट के अंकों के आधार पर फिर आपको पोस्ट अलॉट होती है। अच्छे नंबर आ गए, आप टॉप 10 कैंडिडेट में आ जाते हैं तो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनने की संभावनाएं हैं। 100 के ऊपर जाते हैं तो नायब तहसीलदार, ये भी बड़ी अच्छी पद हैं, इनमें भी जाने की संभावनाएं हैं। तो आप द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के रूप में मध्य प्रदेश में ही अपनी सेवाएं देंगे। तो ये एमपीपीएससी का नेचर है, और मैं पिछले 20 सालों से यही पढ़ा रहा हूँ। सर, आपने इतने सारे फील्ड्स बता दिए, तो आप कौन से फील्ड से हैं, आप ये हमें बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा एमए हिस्ट्री से है,
और एमए हिस्ट्री से ही मैंने DAVB से एमए किया, फिर उसके बाद UGC नेट हिस्ट्री से क्वालिफाइड किया, फिर एग्ज़ाम्स दी, और फिर उसके बाद कुछ समय मैं जर्नलिज्म में रहा। जर्नलिज्म में भी मैं एजुकेशन जर्नलिज्म में था, एक प्रतिष्ठित अखबार के साथ। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि शायद अभी ये जहान मुकम्मल मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं टीचिंग में आया, और टीचिंग में आने के बाद मुझे काफ़ी सफलता मिली। और मैं आपको बता दूं, शिक्षक के लिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि होती है, हमारे विद्यार्थियों का चयन होता है। शायद बस यही उपलब्धि मन को अच्छी लगती थी, और टीचिंग जॉब में हम लोग आए और सक्सेसफुल हो गए। जी, सर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन बच्चों को जो MPPSC या UPSC की तैयारियां करना चाहते हैं? उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, मैं पहले एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में जो है पेरेंट्स और बच्चे ज़्यादातर आग लगने पर कुआं खोदते हैं। मतलब आग लग गए, अब कुआं खोद रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे BA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में प्लानिंग करना शुरू करते हैं। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, बोले साहब MSc हो गया, MA हो गया, अब हम UPSC में जाना चाहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरी पढ़ाई कर ली, अब आप UPSC के लिए तैयार हो गए हैं? नो, बहुत गलत फहमी हमारे मन में। वहीं आप देखेंगे दिल्ली, इलाहाबाद, पंजाब, राजस्थान, यहाँ से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इस बार राजस्थान से काफ़ी बच्चे UPSC सेलेक्ट हुए। दरअसल ये बच्चे सही समय पर निर्णय लेते हैं। कक्षा 10 या कक्षा 12 वो फेस होता है जहाँ पर अगर बच्चे ने तय कर लिया है कि मुझे IAS बनना है, और लगातार उसने 4-5 साल तक सही मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की, तो नेचुरली वो IAS बन जाता है। PSC में सक्सेसफुल होना है तो कक्षा 12 के बाद उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ डिसीजन लेट लिए जाते हैं, और बच्चे कक्षा 12 के बाद वही भेड़ चाल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसी में आगे बढ़ते हैं। जब वहाँ सफलता नहीं मिलती है, कहीं रोजगार नहीं मिलता, तो फिर PSC या UPSC की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तब तक हम लोग काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे के लिए कैरियर प्लानिंग का सही समय कक्षा 10 होता है। कक्षा 10, और कक्षा 10 में बाई चांस नहीं हो पाए तो कक्षा 12, यहाँ पर उसको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, और सही मार्गदर्शक के हाथों में उसको आ जाना चाहिए। तो सर, अगर किसी को देरी हो जाए ये डिसीजन लेने में, हाँ, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, देरी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होता नहीं है। कई विद्यार्थी बाई बर्थ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और सक्सेस हो भी जाते हैं, लेकिन ऐसे सक्सेस रेशियो कम होता है, ठीक है ना। हाँ, बाई चांस अगर उसका UPSC में, MPPSC में सिलेक्शन नहीं होता है, तो इन एग्जाम का नेचर ऐसा है कि यहाँ पर तैयारी करने के बाद वो बच्चा किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में भी अगर जाता है, तो वहाँ पर उसको असफलता नहीं मिलेगी, उसको सफलता मिलेगी। PSC, UPSC उसको एक ब्रॉड विजन दे देते हैं, वो जिस भी फील्ड में जाएगा वो सक्सेसफुल रहेगा। अब जैसे मैं ही हूँ आपके सामने, मैं UPSC में सफल नहीं हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा, मन मुताबिक पद नहीं मिला, लेकिन आज मैं शिक्षक के रूप में, एक सफल शिक्षक के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। तो अगर उसने ईमानदारी से तैयारी की है तो चयन तो होगा, लेकिन फिर भी अगर असफलता की कोई गुंजाइश रह जाती है तो जिस भी क्षेत्र में रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा, इतना तो तय बात है। सर, आपने अभी मार्गदर्शन की बात कही, तो हम आखिरी सवाल इसी बारे में पूछेंगे कि सर, आप इंदौर गुरुकुल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंदौर गुरुकुल को जहाँ तक मैंने अभी स्टडी की है, और इनके दूसरे फैकल्टी से, स्टाफ से मैंने मुलाकात की, और इनका जो विज़न देखा मैंने, वो काफ़ी ब्रॉड है। और UPSC और MPPSC में सफलता के लिए जो चीज़ चाहिए वो विज़न इनके पास है। जैसा मैंने अभी कहा था कि पौधा जब छोटा होता है तब उसको माली की देखरेख की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, मुझे उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के ऊपर इनका बहुत अच्छा फोकस है, कच्ची मिट्टी के ऊपर फोकस है, जिसको ये शेप देंगे तो नेचुरली जब इनके संस्थान में बच्चा 3-4 साल पढ़ेगा, 10वीं के बाद 5 साल पढ़ेगा, 12वीं के बाद 3 साल पढ़ेगा, तो 3 साल में उसको वो आकार मिल जाएगा कि वो जीवन में सक्सेस हो जाएगा, UPSC में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो इनका जो विज़न है, वो विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा, और नेचुरली इस विज़न पर काम करने वाला ये प्रदेश का पहला संस्थान होगा। और मैं संस्थान को, इस संस्थान के संचालकों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप व्यापार नहीं कर रहे, आप एक बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पौधे को वृक्ष में बनाना, एक कच्ची मिट्टी के लौंदे को एक आकार देना, एक कच्चे पत्थर के टुकड़े को हीरे के रूप में तराशना, ये काम जौहरी ही कर सकता है। और नो डाउट इंदौर गुरुकुल में वो सब जौहरी पहले से विद्यमान है। तो मैं इनकी बिल्कुल सफलता की ईश्वर से शुभकामना करता हूँ, और 100% इनका जो विज़न है वो इनको सफलता की ओर ले जाएगा। और इनकी सफलता इसी तथ्य में निहित है कि इनके यहाँ से पढ़ने के बाद विद्यार्थी निस्संदेह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
जी बिल्कुल, हम भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इंदौर गुरुकुल को। खबर 7C के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए खबर 7C के साथ।